नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में लंबाई के बारे में जानेंगे। लंबाई के बारे में जानने का मतलब बच्चा समझ रहे हैं? लंबाई को किस तरीके से नापते हैं इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। और इससे पहले कि लंबाई को कैसे नापते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा तो ये पता रहना चाहिए कि लंबाई क्या होती है, ठीक है। तभी तो हम लोग जानेंगे कि लंबाई को कैसे नापते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आप बताइए, आपके हिसाब से लंबाई क्या होती है? लंबाई मतलब क्या समझते हैं? दो चीज होती बच्चों, लंबाई और चौड़ाई होती है ना बच्चों। तो आज हम बात कर रहे हैं लंबाई नापने के लिए, ठीक है। तो अच्छा, लंबाई नापने के लिए जो तरीका है उसको चौड़ाई नापने के लिए भी तरीका किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग लंबाई नापने का काम करते हो अपने दैनिक जीवन में? करते हो क्या? बिल्कुल करते होगे। याद आया? सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हो बताओ? जब आप लोग स्कूल जाते हो तो पहला आप लोग सोच के रखते हो कि किस तरीके से हम लोग स्कूल पहुंचेंगे, तो कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये रहता है कि मुझे कितनी दूरी तय करनी है स्कूल जाने के लिए। कोई पैदल जाता होगा तो कोई रिक्शे से जाता होगा, या किसी के पेरेंट्स जाके छोड़ते होंगे अपने बाइक या किसी भी वाहन से, है ना बच्चों। तो लंबाई इस तरीके से आप लोगों को जानना जरूरी होता है, तो फिर आप लोगों को आसान हो जाएगा समझने में कि कितनी दूरी है और हमको कितने देर में पहुंचना है। दूसरा, आप लोग लंबाई का क्या रोल होता है, कहाँ पे आपको इसका प्रयोग होता है बताइए? जब आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब आप स्कूल पहुंच जाते हैं और फिर आप लोगों को प्रेयर या चेतना सत्र में खड़ा होना होता है, तो आपके टीचर्स क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना कि छोटे से बड़े लंबाई में आप लोग खड़े हो जाइए, उस तरीके से क्यों लगाइए, है बोलते हैं ना बच्चे। हाँ, तो क्या करते हैं सबसे पहले कि जो छोटा बच्चा होता है आपकी क्लास में वो सबसे आगे खड़ा होता है। फिर छोटा मतलब क्या, मैं उम्र की बात नहीं कर रही हूँ, छोटा बच्चा होता है वही जो लंबाई, जो सबसे आगे, सबसे छोटा लंबाई में होता है, वो सबसे आगे खड़ा होता है। और जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है उनको बोलते हैं पीछे खड़े होते जाना। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों नहीं जो सबसे लंबा बच्चा है, सबसे लंबी बच्ची होती है, वो सबसे आगे खड़ी हो जाती है? हाँ, बिल्कुल सही। बड़ा जो लंबा बच्चा होगा वो आगे खड़े हो जाएगा, तो पीछे वाले बच्चे को दिखाई ही नहीं देगा, है ना। बिल्कुल सही। तो इसीलिए हम लोगों को लंबाई को नापना भी आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हम लंबाई के बारे में, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप ही की कक्षा में, अभी मान लीजिए आप कक्षा 2 में हैं, थोड़ी देर के लिए समझ के रखिए। अब आप ही के क्लास में कक्षा 2 में ही कितने बच्चों की लंबाई अलग अलग है, किसी की छोटी है, किसी को थोड़ी लंबी थोड़ी लंबी। अच्छा बच्चे एक बात ध्यान देना, किसी की लंबाई छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका कभी नहीं सोचना है कि मैं तो लंबा हूँ या मैं तो छोटी हूँ, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि लंबाई और कौन कौन हाइट में लंबा है, कौन कम लंबा है, ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। इस मैटर ये करता है कि आप कैसे इंसान हो, ये मैटर करता है, ठीक है। तो इस पे कभी भी आप लोगों को नहीं ध्यान देना है। हाँ, लेकिन ज़रूरत पड़ती है लंबाई नापने की। क्यों भाई? जब आपको अरेंज करना होता है कि किस तरीके से लाइन में खड़े रहना है, इसलिए लोगों को नापना ज़रूरी हो जाता है ना बच्चों। अच्छा, अभी क्या होता है कि आपके पेरेंट्स जब आप लोग के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, दुकानदार क्या पूछते हैं? कितने साल का बच्चा है, पूछता है ना। हाँ बिल्कुल, कितने साल के बच्चे के लिए लेना होता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लो अगर आप क्लास 3 में हो, थोड़ी देर के लिए इसको उदाहरण मान लेते हैं। तो अगर क्लास 3 में हो और आपके पेरेंट्स बोले कि हाँ मेरा बच्चा तो 8 साल का है या 9 साल का है, तो 9 साल के बच्चे के लिए हमें खरीदना है। तो अब बताइए, क्या 9 साल के बच्चे के लिए फिर होता क्या है, वो कपड़ा दे देता है, फ्रॉक दे दिया, स्कर्ट दे दिया या पैंट शर्ट दे दिया, और आपके मम्मी पापा घर पे लेकर आ जाते हैं। फिर क्या होता है, कभी कभी होता है आप पहनते हो तो कपड़ा छोटा हो जाता है या कपड़ा बड़ा हो जाता है। तो अब क्यों होता है? जब तो वो दुकानदार वाले ने पूछा कि 9 साल का बच्चा है, उसके बाद भी वो दे दिया कपड़ा, बट वो कपड़ा छोटा या बड़ा हो जाता है।
तो ये क्यों हो जाता है? बिल्कुल सही, क्योंकि एक ही, चाहे कोई 9 साल का बच्चा होता है तो सारे 9 साल के बच्चों की लंबाई एक जितनी नहीं होती है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, इसलिए ये कोई मतलब सही तरीका नहीं है किसी की नापने का या कपड़ा खरीदने का। उसमें लंबाई का अगर लंबाई की सही समझ रहती तो फिर आपके पेरेंट्स या कोई भी जो आपके लिए कपड़े खरीद के ला रहा है उसको इसकी परेशानी नहीं होती कि वापस उसको जाके चेंज करना पड़ता, फिर आपके लिए लेकर आना होता। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोगों को लंबाई सीखना जरूरी है कि लंबाई कैसे मापा जाता है या उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा एक बात बताइए, एक तो ये तरीका हो गया कपड़ा खरीदने में किस तरीके से लंबाई को नापने की आवश्यकता है और क्यों है, और बताइए भी कहाँ कहाँ पे भी लंबाई को आप लोग मेजर करते हैं और किस किस तरीके से मेजर करते हैं, बताइए। बिल्कुल सही, अगर आप लोगों को क्लास में कुछ पढ़ाना, आपके टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में, बिल्कुल जब पढ़ाते हैं तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, उसको लिखेंगे तो होता क्या है, जो बच्चे पीछे बैठे रहते हैं उनको दिखाई नहीं देता है। नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं दिखाई देता है? जब बच्चा अगर कोई छोटा बच्चा पीछे बैठा रहेगा, लंबा बच्चा आगे बैठा रहेगा तो भी उसको दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है ना। तो क्लास में भी बैठने के लिए छोटे से बड़े जो लंबाई में होते हैं उनको बैठने में भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इसलिए। अच्छा, अब ये तो रोज रोज कोई मेजर करके तो आप लोग को बैठाते नहीं, उसमें एक क्या करते हैं बच्चे, किस तरीके से आगे पीछे बैठाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो देख के ही थोड़ा थोड़ा अनुमान लग जाता है कि कौन छोटा है लंबाई में और कौन बड़ा है लंबाई में। ठीक है, और बच्चे बताइए कि किस तरीके से लंबाई को नापा जाता है, बताइए। हाँ, जब आप लोग के भाई बहन आप लोग घर में रहते हो ना तो अक्सर कंपटीशन करते हो कि मैं छोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, ऐसे करके। तो आप लोग घर पे कैसे मेजर करते हो? ऐसे करते हो, मैं ऐसे करते हो ना बेटा, बच्चों बित्ता से नापते हो, देखो 1 मैं इतने, 2 बित्ता, 3 बित्ता, 4 बित्ता, ऐसे करके नापते हैं ना बच्चे। ठीक है, अब फिर क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर आप घर में हैं, 2 भाई बहन हैं, आप लोग एक दूसरे को नाप लिए कि मैं तो इतने बित्ता का हूँ, दूसरा इतने बित्ते का, तो आप अपने को लंबे समझ लेते हो। फिर आप जाके अपने मम्मी से बोलो कि बताओ मम्मी मैं तो इतने बित्ता का हूँ और मेरी बहन इतने बित्ता का है, मैं छोटा हूँ या मैं लंबा हूँ, ऐसे करके। तो मम्मी कहेगी अच्छा चलो आओ मैं नापती हूँ। उसके बाद मम्मी नापना शुरू करेगी, फिर क्या होगा, आपके जो जितने बित्ते को, मान लो आप 15 बित्ता अपने को नापे हुए हो, थोड़ी देर के लिए सोच लो, और मम्मी करेगी तो वो तो 10 ही बित्ते आप आओगे। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, ये जो है बित्ता जो हाथ में, जो जैसे जैसे जो लंबे होते हैं लोग ना, उनके हाथ भी लंबे होते हैं। तो ये जो बित्ता नापते हैं ना, तो ये अलग अलग मेजरमेंट होता है। जैसे छोटा बेबी आपके घर में कोई होता है, उनके हाथ देखो कितने छोटे, अगर वो बित्ता मेजर करेंगे ऐसे तो कैसे होगा? अगर यही लंबाई है, अगर मान लीजिए देखिए बच्चों, एक उदाहरण बताते हैं। अगर मान लीजिए एक ये छड़ी है ना, छड़ी, अब इसको बित्ते से मेजर करना हो तो मान लीजिए मैं मेजर करती हूँ, काउंट करिए, देखिए ऐसे काउंट करिए, 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता, फिर मान लीजिए 3 बित्ता नहीं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बित्ता नापते हैं, फिर अंगुल लगते हैं, कितनी उंगली है, ठीक है, कि 8 अंगुल है, ऐसे करके बोलते हैं ना, 8 उंगली ऐसे रहता है। तो अब तो ये हमारे लिए आएगा कि 3 बित्ता और 8 अंगुल का है, ठीक है। लेकिन अभी मान लीजिए आप लोगों से बोला जाए, क्योंकि आपके हाथ तो छोटे हैं, क्योंकि आप तो छोटे हैं हमारे, तो आप इसको करेंगे तो आपको इतना छोटा सा बित्ता आएगा एक, ये, फिर इतने में ही दूसरा बित्ता, फिर 3, 4, आप करोगे तो 5 या 6 बित्ता तक ये इसको मेजर कर लोगे, ठीक है। तो इसी छड़ी को अगर हम बोलेंगे कि 3 बित्ता 8 अंगुल का है, तो और फिर आप आके मेजर कर को बोलोगे कि नहीं नहीं ये 6 बित्ते का है, तो बताइए ये क्या सही तरीका? अगर हम बोल देंगे कि जाओ एक 6 बित्ते की छड़ी पड़ी हुई है उसको उठा ले आओ, ठीक है, मान लो 3-4 छड़ी पड़े हैं, तो आप क्या करोगे, अपने बित्ते से नाप के लेकर आओगे, और मैंने अपने बित्ते से नाप के वहां पे रखा हुआ है, फिर क्या है, आपका काम बढ़ गया, या सही छड़ी नहीं आ पाएगी मेरे पास, होगा नहीं यही। तो इस तरीके से क्या होता है,
परेशानी हो जाती है ना अगर नापने का तरीका सही नहीं होता है, ठीक है, या सही नहीं होता है कि बात नहीं होती है। यहाँ पे एक मापन होता है जो मानक मापन होता है या स्टैंडर्ड मेजरमेंट उसको कहते हैं बच्चों। अभी हम उसके बारे में बताते हैं, उससे पहले हम लोग और इस बात को देखते हैं कि और कौन सा तरीका होता है नापने के लिए। देखिए बच्चों, आप लोगों को अगर अपने कक्षा कक्ष को नापना होता है तो आप एक तरीका आपके पास, अगर आपके पास कोई मापन के लिए सही इकाई नहीं होता है तो उस समय आप लोग क्या करते हो, क्लासरूम अगर मेजर करना हो या कक्षा कक्ष को मेजर करना हो तो क्या तरीका अपना सकते हो या अपनाते हो, बताओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, आप कदम से नाप के भी कर सकते हो कि आपका कक्षा कक्ष कितने कदम का है। तो आप लंबाई मेजर करने जाओगे तो एक कदम ऐसे ऐसे आगे, एक के आगे एक पैर ऐसे ऐसे करते चले जाओगे और आप इतने कदम का है, ठीक है। फिर उसके बाद आप चौड़ाई मेजर करोगे, इतने कदम का है। अब बताइए, मान लीजिए आपका दोस्त जो है वो कोई रूम को मेजर कर रहा है, उसी रूम को आप ही के कक्षा कक्ष हो जिसको आपको मेजर करना है, अगर वो आपसे बड़ा जूता पहना है या पहनी है और वो जब उसको मेजर करेगा तो फिर क्या होगा, कम ही कदम में वो पूरी लंबाई को नाप लेगा, ठीक है। मान लीजिए 20 कदम में उसका हो गया कि 20 कदम का ये कक्षा कक्ष है की लंबाई है, ठीक है। फिर आप करे रहेंगे, आपका जूता या आपका पैर छोटा रहेगा, फिर आप उसको कदम से ऐसे मेजर करते हो, क्या होता है, बिल्कुल आपका छोटा रहता है तो वो कुछ और भी कदम बढ़ जाते हैं कि 22 कदम में या 24 कदम में वो कक्षा कक्ष की लंबाई या चौड़ाई आप लोग नापते हैं। तो बताइए, अगर ऐसे में आपको उसी कक्षा कक्ष को कोई 22 कदम में बोलेगा, कोई 24 कदम, तो ये सही नापना हुआ क्या बच्चों, नहीं ना। ऐसे में तो फिर गलती हो जाएगी कि नहीं। मान लीजिए उसी कक्षा कक्ष के लिए अगर एक ब्लैक बोर्ड खरीदना है, आपके टीचर्स को ब्लैक बोर्ड खरीदना है और वो पता चले कि कक्षा के पूरे दीवार पे उनको ब्लैक बोर्ड लगा के रखना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वो आपने कम नापे रहेंगे और अगर बड़ा ब्लैक बोर्ड आ गया तो भी वो फिट नहीं आएगा। उसी तरीके से आप ज़्यादा नापे रहोगे और छोटा ब्लैक बोर्ड आ गया तो फिर उनको एडजस्ट करना होगा क्योंकि वो तो चाहते थे पूरे दीवार भर का आपका ब्लैक बोर्ड हो ताकि पीछे के बच्चों को भी दिखाई दे, ठीक है। तो ऐसे में बहुत से आप लोगों के जीवन में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जहाँ पे आपको सही मेजरमेंट करना या सही तरीके से नापना जरूरी पड़ जाता है, ठीक है। एक और तरीका, बड़ा कॉमन सा तरीका आप लोग अपनाते हो, कुछ नहीं, अगर मेजर करना होता है और आपके हाथ में अगर कोई स्टैंडर्ड मापन नहीं होता है या मानक इकाई नहीं होता है तो आप क्या करते हो, ऐसे करके नाप लेते हो, ऐसे ना, एक हाथ, दो हाथ, ऐसे करके ऐसे नापते हो ना, जैसे एक हाथ इसके ऊपर रखते हो, दो हाथ, ऐसे करके नापते हो ना। तो अब इसमें भी वही बात हो गई, जो लंबा रहेगा उसके तो 3 ही हाथ में जितनी बातें आ जाएंगी और जो छोटा रहेगा वो उसके ज़्यादा हाथ में उतनी ही लंबाई मेजर कर पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। जैसे छड़ी को हमने बित्ते में नापा था तो मान लीजिए 3 बित्ते, मेरे 3 बित्ते 8 अंगुल आए थे और छड़ी मेरे 2 ही हाथ में हो जाए और वही आप नापोगे क्योंकि आप मेरे से छोटे हो, आपका हाथ छोटा है, तो आप नापोगे तो वो 3 हाथ या 3.5 हाथ आएंगे, ठीक है। तो वो भी सही मापन नहीं होगा। तो बच्चों, हम लोग इससे क्या निष्कर्ष पे आते हैं, हाँ बिल्कुल सही, हम लोग इस निष्कर्ष पे आते हैं कि जब हम कोई चीज़, किसी चीज़ की लंबाई या किसी वस्तु की लंबाई को नापते हैं तो उसके लिए हमें एक मानक इकाई या स्टैंडर्ड मेजरमेंट का होना आवश्यक है। अब हम लोग को बात करना है कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट या मानक इकाई क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, तो बच्चों, जैसे कि अभी हमारी समस्या आ रही थी ना कि जब हम बित्ता से नापते हैं या कदम से नापते हैं या हाथ से नापते हैं या मान लीजिए कभी बोल दिए कि वो किताब की लंबाई से नाप लेते हैं ना, जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं मौजूद रहती, सामने किताब ही रहता है, तो बोलेंगे ना कि 2 किताब की लंबाई भर के, तो किताब की भी हाइट कोई किताब लंबी होती है, कोई छोटी होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए बच्चों कि अब ये 2 किताब है, अगर आपको टेबल का मेजरमेंट करना है कि हमारी टेबल कितनी लंबी है, ठीक है, तो
अब मान लीजिए आपको क्लास में टेबल का अरेंजमेंट करने का, आप मॉनिटर हो, आपको क्लास में टेबल अरेंजमेंट करना हो या टेबल रखना हो कि कितने टेबल्स उस पर रखना है, तो आप पहले क्लासरूम मेज़र करोगे ना। हाँ, पहले तो क्लासरूम या कक्षा कक्ष की कितनी लंबाई है वो जानेंगे, फिर आपके पास कितने टेबल हैं उसको नापेंगे, उसके बाद उस क्लास में टेबल रखेंगे, है ना। तो वो अब टेबल अब पता चले कि आप बोल दिया कोई कि आप किताब से मेज़र कर लो, क्योंकि आपके बैग में किताबें हैं, उससे मेज़र कर लो। तो आप क्या करोगे, बोलेगा कि 4 किताब भर की एक टेबल होगा, तो 4 किताब देखो। अब ये किताब देखिएगा, एक किताब यहाँ से जाएगा, मान लो स्टार्ट है, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट है, ये जो है, मान लीजिए बच्चों कि अगर आपकी टेबल की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की है, ठीक है बच्चों, और अब इसको आप किताब से मेज़र करने लगोगे तो क्या होगा, कितनी किताब होगी, देखिए एक किताब हुई, यहाँ से मेज़र किया, फिर 2 किताब हुई, फिर आप करोगे कि हाँ 2.5 किताब भर की लंबाई की एक टेबल रहेगी। तो फिर पता चले कि सब कोई दूसरा जो है दूसरी किताब लेकर आ गया, उससे मेज़र करने लगा, जैसे कि वो अगर इस किताब से मेज़र करने लगा, तो बच्चों देखिएगा 1 किताब, 2 किताब, अब ये देखिए करीब करीब पूरी 3 किताब हो गई ना बच्चों। तो अब ये देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्यों, छोटी किताब से जब आप मेज़र किए हैं तो 3 किताब से जब पूरा मेजर करेंगे या नापेंगे तो 3 किताब की दूरी तक, लंबाई तक आपको नापना होगा। लेकिन अगर आप लंबी किताब से करेंगे तो आपके 2.5 बार में ही आया, 2 और हाफ, ठीक है, तो 2 और आधा के बार ही आ गया। तो ऐसे में बहुत समस्या आ जाती है, सही मेजरमेंट नहीं हो पाता है या सही माप नहीं हो जाता है, तो कभी कभी परेशानी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे में क्यों ऐसा है, देखो बच्चों यहाँ पे किताब देखिए, ऐसे मेजर देख करिए एक दूसरे, एक छोटी है और एक बड़ी किताब है, ठीक है, एक लंबी है और एक उससे थोड़ी छोटी किताब है। तो ये सब एक मानक तरीके की इकाई नहीं होता है या कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं होता है कोई चीज़ को, किसी वस्तु को नापने के। तो बच्चों अब बताइए, तो क्या तरीका है, सही तरीका है नापने का, अब ये भी बताइए, कुछ दिमाग में आ रहा है कि क्या ऐसे कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे जो है हम अगर कोई चीज़ लंबाई नापते हैं या चौड़ाई नापते हैं तो उसको किस तरीके से नापें कि सही तरीके से नाप आए और कोई तरीके की परेशानी नहीं हो। अच्छा बच्चों, पहले हम एक बात बताते हैं, सही तरीके से नापने के कोई वस्तु किस चीज़ से नापा जाए, इसके लिए जो किसको मानक इकाई बोला जाता है ये बात भी हम समझते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारा सबसे पहली कंडीशन है बच्चों कि हम ऐसे मापक का यूज़ करें या ऐसे मेज़रमेंट के लिए किसी वस्तु का प्रयोग करें जिसको प्रयोग हम करें या आप करें। उस वस्तु को अगर कोई भी प्रयोग करेगा तो उसकी लंबाई या चौड़ाई जो कोई भी नापेगा तो वो सेम आएगा, मतलब बराबर आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसे हम अपने से नाप रहे हैं कि आपके द्वारा नपवा रहे हैं। ऐसे कैसे होगा, याद आया? यस, सबके पास स्केल होगा। स्केल बच्चों होता है ना, रूलर, ऐसे स्केल कैसे होता है बच्चों, दिखाते हैं। देखिए बच्चों, ऐसी स्केल आपके पास होगी, ये थोड़ी लंबी है, कि छोटी सी भी इतनी बड़ी स्केल भी आती है ना बच्चों, और भी बड़ा बड़ा मेजरिंग टेप भी आता है बच्चों, आता है ना। उससे क्या करते हैं आप लोग, खेतों की लंबाई भी करते हैं, घर वगैरह मेज़र करते हैं। और कहाँ देखते हैं आप उसको, हाँ, दर्जी के पास भी देखते हैं। क्या करता है दर्जी उससे, जब आपके लिए कपड़े सिलने होते हैं या स्कूल यूनिफॉर्म सिलना होता है तो क्या करता है, हाँ बिल्कुल, आपको उसी मेजरिंग टेप से आपको नापता है ना, कि आपको कितना शर्ट की क्या साइज़ है, स्कर्ट या पैंट की क्या साइज़ रहेगा आपको, फिर उसके बाद वो कपड़े आपके लिए सिलता है। क्योंकि ताकि आपको परफेक्ट साइज आए, एकदम बराबर साइज का रहे, ताकि फिर से उसको आपको अल्टर नहीं करना पड़ जाए कपड़े को, ठीक है। और आपको जब आवश्यक हो उसी समय आप यूनिफॉर्म पहन के जा सके। पता चले टेलर सिल के दे दिया और फिर आपको कल स्कूल जाना है और सुबह में आप मेज़र कर रहे हो, सुबह आप देख रहे हो कि ये तो टाइट आ रहा है या बहुत ढीला आ रहा है,
ठीक है। उसके लिए अगर सही तरीके से आपका टेलर जो है या दर्जी आपको सही तरीके से नापा होगा तो वो आपके लिए कपड़ा जो बना के देगा वो एकदम परफेक्ट साइज का रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे मापन का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है जैसे कि दर्जी ने किया या करते हैं, क्योंकि वो मेजरिंग टेप वो देखते हैं आप, दर्जी के पास अगर 2-4 लोग भी बैठे रहते हैं ना तो भी कोई भी उसमें से मेज़र करता है ना, वो आपकी लंबाई करना होगा, वो सभी लोग बराबर ही नापेंगे। ये कोई मैटर नहीं करता है कि दूसरा कोई आपको नापेगा तो अलग नाप आएगा और दर्जी नापेगा तो अलग नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड मापन से यानी मानक इकाई से आपको मेज़र कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में स्केल ऐसी चीज़ है जिसको आप नापेंगे, क्योंकि बच्चों इसमें सेंटीमीटर, फिर उसके बाद मीटर भी एक तरफ रहता है, ठीक। उसको आप नापेंगे कितने अच्छा बच्चों एक ये भी होता है, आप जैसे स्केल से भी नापते हैं ना, तो उसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि आप पता चले बोल दिए कि 24, स्केल से लिख देंगे सिंपली कि 24, तो 24 क्या हमने स्केल से नापा, उसकी 24 क्या है 24 आया, तो 24 नहीं आया, 24 के बाद वो सेंटीमीटर आया, मीटर आया, ये भी मैटर करता है। तो ये इकाई का भी आपको ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है बच्चों, कि ये सेंटीमीटर, बच्चों सेंटीमीटर को सीएम या ऐसे सेंटीमीटर ऐसा पूरा लिखते हैं, तो ऐसे गोल लिख देते हैं, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग अभी छोटे हैं ना, तो अभी इसको इतना ही जानते हैं कि मानक इकाई क्या होता है, और अगर आप किसी वस्तु को नापेंगे तो उसको किस तरीके से नापना सही रहता है, ठीक है। और अगर आप मानक इकाई से नहीं नापेंगे तो फिर क्या परेशानी आ सकती है, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, तो ये बताइए आप लोगों के लिए क्यों स्केल खरीदने को या रूलर खरीदने को बोला जाता है? स्कूल में कोई चीज़ मेज़र करना होता है, या तो आपको कॉपी में लाइन भी खींचना होता है, तो उसके में भी स्केल का यूज़ करने के लिए आपको बोला जाता है ना। हाँ देखिए, उसका क्या होता है, अगर आप कॉपी में भी लाइन खींचना है, उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ती है लंबाई खींचना। जैसे मान लीजिए आपका पेपर इतना लंबा होता है, मान लीजिए इतनी लंबा और इतना चौड़ा होता है कोई भी, ठीक है। फिर आपको क्या होता है कि अगर आपको टीचर पढ़ाती हैं क्लास में कि इधर मान लीजिए लिखना है वर्ग 1, मान लो ए का लिखना है, बी का लिखना है, या कोई डिफरेंस लिखना होता है, अंतर लिखना होता है, और आपको क्या करना रहता है, बीचों बीच से लाइन खींचनी होती है। तो अब बताइए इसके लिए आप क्या करते हो? ऐसे अगर आप, हाँ अभी आप क्या बोल रहे हो कि अब हम अपने से सोच लेते हैं कि इसके आधे पे, देखिए एक ये भी तरीका है कि हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसके बीच में ये होगा। तो बच्चों अनुमान लगाने में क्या होता है कि कभी कभी आप थोड़ा सा यहाँ से लाइन खींच देते हो या थोड़ा यहाँ से लाइन खींच देते हो, तो वो थोड़ा उतने अच्छे से अच्छा दिखता नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इस पे तो आपको कम जगह मिलता है और यहाँ पे ज़्यादा जगह मिलता है, तो आप ठीक से लिख नहीं पाते हो, ये भी परेशानी होती है। इसके लिए आपको स्केल की क्या ज़रूरत है, आप पहले से पेज को ऐसे नाप लो कि टोटल कितने सेंटीमीटर का है, ठीक। उसके बाद आप उसको आधा कर देते हो, तो फिर उसके बाद लाइन खींचोगे तो आपका एकदम सही आता है, फिर आपको लिखना भी आसान हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है, होता है ना बच्चों। हाँ तो इस तरीके से बहुत आपके लाइफ में, जीवन में बहुत ही ऐसे समय आते हैं, ऐसी जगह आती जहाँ पे आपको लंबाई को नापने की आवश्यकता होती, हर पल आपको इसकी आवश्यकता दैनिक जीवन में महसूस होती ही है। इसलिए आपको बहुत आवश्यक है कि आप लंबाई का मापन सही तरीके से करिए और जानिए कि कौन सी वस्तु का प्रयोग करके हम लंबाई को सही तरीके से नाप सकते हैं। अच्छा लेकिन बच्चों एक बात और है, हमेशा तो हमारे पास स्केल होता नहीं है या कोई मेजरिंग टेप होता नहीं है, नहीं होता है ना बच्चों। तो ऐसे में हमको कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमको नापना होता है किसी वस्तु को या किसी को भी, तो फिर हमें इन अमानक इकाइयों या जो अनुमान से नापने वाली इकाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। कैसे? जैसे हमने अभी बताया 1 बित्ता, 2 बित्ता, तो जैसे अभी हमने टेबल का ही उदाहरण लिया बच्चों, तो अगर मान लीजिए वो किस मामले में उस समय सही रहेगा बच्चों, देखिए अगर मान लीजिए मैं ही हूँ और मुझे वो टेबल मेज़र करना है कि हमें 4 टेबल लगाना है, तो मेरा तो बित्ता नहीं बदल रहा है ना, मेरा तो हाथ का बित्ता बराबर ही है और मेरे पास कोई स्केल अभी नहीं है,
मौजूद, और मुझे नापना ही है कि कितना टेबल मुझे लगाना है, अब मेरे पास प्रेशर है, किसी मतलब बहुत ही ज़रूरी है, हमको टेबल लगाना ही लगाना है, कोई आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को स्कूल आके पढ़ना है, तो हम टीचर रहेंगे तो हमको 4 टेबल लगाना होगा। तो मैं क्या करूँगी, अपने से ऐसे ऐसे नाप लूँगी कि चलो इतने लंबाई क्लास की पूरी इतनी है, इतना टेबल हम करें, एक अनुमान के तौर पे हम उसको नाप लेंगे, फिर क्लास में टेबल को अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे उसी तरीके से हम 1 कदम 2 कदम नाप के भी कर सकते हैं, इसी तरीके से 1 हाथ 2 हाथ नाप के। लेकिन अगर मैं खुद अकेले में करूं तो फिर भी थोड़ी देर के लिए अनुमान हमारा सही हो सकता है, लेकिन अनुमान मेरा तब गलत हो जाएगा जब उसी चीज़ को नापने के लिए मैं 2 बित्ता बोलूं और दूसरे का तो बित्ता या दूसरे का हाथ या दूसरे का कदम मेरे बराबर तो रहेगा नहीं। तो ऐसी जगह पे जब आपके हाथ में कोई इस तरीके का मानक इकाई नहीं होगा, को मेज़र करने का कोई वस्तु नहीं हो, जैसे स्केल या टेप, ऐसे समय में आप इन अनुमान से इन अमानक इकाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा? बिल्कुल, हम लोगों ने सीखा कि मानक इकाइयाँ क्या होती हैं और अमानक इकाइयाँ क्या होती हैं, ठीक है बच्चों। और हम लोगों ने ये भी सीखा कि कोई भी वस्तु को मापने के लिए किन किन इकाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ, आप उसको करिएगा, ठीक है। बिल्कुल, आप अभी जहाँ भी बैठे हैं अपने आसपास में जो भी वस्तुएं हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। बिल्कुल, कैसे करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, तो अब ए में आपको लिखना है कि वस्तुओं की सूची। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे मान लो ए पे लिखेंगे आप वस्तुओं की सूची, ठीक है बच्चों। और बी में आप लिखेंगे, यहाँ बी सेक्शन में आप लिखेंगे उनको वस्तुओं को मापने के लिए वस्तुओं को मानक इकाई, ठीक है बच्चों। तो ये होमवर्क आप लोग जरूर करके रखिएगा। अगली कक्षा में फिर हम नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित की समस्याओं को हल करते रहिए। नमस्कार।